आज हमारे बीच हैं अंबर जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आज एक सीरीज हम लोग लगातार कर रहे हैं इस चैनल पे, जिसमें हम सब 22 जनवरी की ओर भी बढ़ रहे हैं और एक तरह से राम में हैं। और इसमें अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स हमें मिले। हमारे साथ रतन शारदा जी भी जुड़े, आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ एथियस्ट्स भी जुड़ेंगे। और सबके लिए राम का क्या महत्व है और साथ में उनके हिसाब से 22 जनवरी का क्या महत्व है भारत के इस सिविलाइजेशन के इतिहास में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अंबर जी। अंबर जी को वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है, मीडिया सेलिब्रिटी भी है, प्रोड्यूसर भी हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी करती हैं, और कई मौलवियों की इन्होंने छक्के छुड़वाए हुए हैं टीवी डिबेट्स में, जिसके लिए बहुत फेमस है और जिसके लिए मेरे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह से कोई डट के उनके आंख में आंख डालकर उनका सामना भी कर सकता है और अपनी बात को इस तरह से सामने रख सकता है। तो अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद करण, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। आई एम हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन में बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? यही बेस्ट पार्ट लगा कि आपने किस तरह से सबके छक्के छुड़ाए, कि नहीं लगा आपको ये बेस्ट पार्ट? बिकॉज आप फेमस उसके लिए हैं, बाकी नहीं, तो बातें हैं ही हैं बहुत बढ़िया आपकी, बट इस चीज से नहीं लोगों को बड़ा गर्व होता है इंट्रोडक्शन। आपको देख के। जी। मुझे गर्व इस बात से होता है कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे हम्म। पहचानते हैं और इतना प्यार देते हैं। और मेरे कामों की वजह से मुझे लोग जानते हैं। ये हम्म। सबसे एक गर्व की बात है, और भारतीय होना सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए कि मुझे एब्सोल्युटली। लोग मेरे देश से जानते हैं। अंबर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज आप जिस बेबाकी से अपने विचार रखती हैं, टेलीविजन डिबेट जी। दर टेलीविजन डिबेट, और लोग आपसे खास तौर से कुछ सवाल पूछते हैं बिकॉज आपका एक मुस्लिम नेम भी है, मुस्लिम है, और फिर भी आप जो रेडिकल एक ऑर्थोडॉक्स सोच है उसको जिस तरह से आप कन्फ्रंट करते हैं, ये हिम्मत आप में कहाँ से आई? बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये हिम्मत कईयों में नहीं होती है। और जिस तरह के वातावरण में व्यक्ति होता है, वो आपको घर से आई हिम्मत, खुद के एक्सपीरियंसेस से आई? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें प्लीज। देखिए करण, हिम्मत मुझे लगता है सबके अंदर होती है, हम्म। लेकिन कौन उस चीज़ को पहचान पाता है और कौन सही में आस-पास जो हो रही चीज़ें होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करके उन पे बोलने की, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करता है या हिम्मत दिखाता है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी महान हूँ या मैंने कुछ अकेले ही ऐसा काम किया है, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने देश के और समाज के लिए काम किया, उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। और हम्म। कहीं न कहीं जब हम अपने स्कूल में या फिर कहानियों में जब हम इस तरह के महानुभावों की कहानियाँ सुनते हैं, तो बहुत बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन मैं एक बचपन से ही बहुत ही एक संजीदा किस्म का जो बच्चा होता है, जो ऑब्ज़र्व करता है, हम्म। बहुत कम बोलता है, मैं हम्म। उस तरह की बच्ची थी। और मैं सोशलाइज़, दोस्त बनाना, इनफैक्ट अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पापा परेशान रहते थे कि कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती है, जब देखो हम्म। पढ़ाई करती रहती है। अपने रूम को मैंने फुल सजाया हुआ था, एक आर्मी ऑफ टेडी बेयर्स और अपनी पसंदीदा चीज़ें और अपना पढ़ाई, बस इतना ही होता था। मैं कभी किसी आज भी मैं ज़्यादा लोगों में से घुल-मिलती नहीं हूँ, बहुत कम हम्म। लोगों से मैं ओपन अप हो पाती हूँ। सोशलाइज़, नेटवर्किंग में इस तरह का कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ़ काम करती हूँ और अपने हम्म। जो भी कहीं अगर मुझे बुलाया जाता है, तो जाती हूँ। एनीवे, लेकिन इस तरह का कैसे हुआ? जब हम अपने आस-पास देखें, मैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से आती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आती हूँ। अमरोहा में भी नौगाँवा सादात एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पर जो बच्चियाँ होती हैं उनको 11-12 साल के में प्रॉपर पूरा कवर्ड बुर्का पहना दिया जाता है। हम्म। अक्सर ये भी देखने के लिए मिलता है, बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, फिर वो हम्म। 20 साल से पहले ही उनके कई सारे बच्चे होते हैं और वो एक प्रॉपर एक औरत वाली ज़िंदगी बचपन को छोड़कर गुज़ारती हुई देखती जी। हुई उनको देखने के लिए मिलता है, नज़र आती हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम अपने आस-पास देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं की स्थिति है, किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी है, उनको वो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़, वो इक्वल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो हम अपने पूरे देश में या अपने आस-पास हम होते हुए देखते हैं या होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं वहाँ से देखकर आपको कुछ करने का मन करता है कि हाँ, हम महिलाओं के बारे में बात करें और उनके बारे में कुछ करना चाहिए। कहीं से किसी को शुरुआत करनी होती है। और सब अगर सेल्फिश हो जाएँगे तो फिर देश और समाज का क्या होगा? किसी को तो ये बीड़ा उठाना पड़ता है कि हम जो हमारे आस-पास में समाज में कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है,
तो उसके बारे में बात हो, लोगों को पता चले कि हाँ, लोगों के साथ गलत हो रहा है। और इनफैक्ट बहुत सारी, क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक पे काम किया, और जी। इनफैक्ट जब ये काम स्टार्ट किया था करना, तो मैं उस वक़्त बहुत यंग थी। और इनफैक्ट मैं जब टीवी डिबेट्स में उस वक़्त जाती थी, तो कितनी बार कई सारे लोग होते थे कि शायद किसी के साथ बच्ची आई है, तो कहते थे, "बेटा आप किसके साथ आए हो?" मैं कहा, "नहीं, मैं तो अकेले ही आई हूँ।" सो उस वक़्त जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते थे विक्टिम्स के बीच में, तो उन विक्टिम्स को भी नहीं पता होता था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो इनजस्टिस है। उनको लगता था कि हमारे दीन का हिस्सा है और उसी के हिसाब से हो रहा है, तो आपके हमें लिए इसको क्या सहना ट्रिगर था पड़ेगा। अंबर, आपके लिए वो एक ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आपने सोचा कि मुझे अब इसके लिए आवाज उठानी है? कोई एक आपने कई घटनाएं देखते आ रहे थे और दिल में उबाल आता जा रहा था, ये देखिए, हुआ, या आज कोई एक इंसिडेंट ने आपको एकदम चेंज कर दिया? क्या हुआ एग्जैक्टली? कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बट मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ जो ऑब्ज़र्व की महिलाओं के अंदर, वो ये कि उन्होंने इनजस्टिस को ये समझ लिया था कि यही जस्टिस है और यही है, जैसा होता है महिलाओं के साथ। आपको तो अलग कैसे कहीं न दिखा? कहीं जैसे आप उसी माहौल में जब थे, तो ये आपके घर से आई इंस्पिरेशन, आपने घर में पहली बार रखनी स्टार्ट करी बात की ये बिल्कुल गलत हो रहा है एंड दे डोंट इवन फील इट इज रॉन्ग, या ये आप ही एक अलग थे, फिर आपको धीरे धीरे आपको भी सेल्फ डाउट हुआ शुरू में कि यार कहीं मैं ही तो नहीं गलत सोच रही हूँ, शायद यही नॉर्म है जो भीड़ फॉलो कर रही है? मतलब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा मुझे इस प्रोसेस के बारे में बताया। देखिए, मैं अगर अपने परिवार की बात करूँ, तो हम हमारे परिवार में बहुत लंबे समय से सोशल वर्क होता आया है। हमारा एनजीओ काफ़ी पुराना है। तो हम्म। जब से मैंने आँख खोली थी, तो सोशल वर्क और बहुत तो गंभीर मुद्दों पे अपने आस-पास काम होते हुए देखा। इनफैक्ट तब उतनी समझ भी नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि ये शायद लोगों का इलाज हो रहा है या लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो दैट वे उतना समझ नहीं था कि गंभीर कितने मुद्दे हैं। सपोज़िंगली एचआईवी रिसर्च अवेयरनेस के काम होते, तो हम छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं आता। उनको लगता है कि शायद ये किसी का इलाज वगैरह हो रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, तब इतना चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन आप बड़े होते रहते हैं, लेकिन आप नोइंगली अननोइंगली उन चीज़ों का हिस्सा रहते हैं, तो हम्म। आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। और फिर जब आप अपने आस-पास, जब आप कम्युनिटी में लोगों के बीच निकलते हैं, क्योंकि हमारे एनजीओ के एजुकेशन सेंटर्स रहे हैं, और बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने का काम किया जाता है, उसमें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन। तो जब वहाँ पे सेंटर्स बनते हैं, तो महिलाओं के लिए भी काम होता है। हम्म। उन बच्चों के माँ-बाप, महिलाएँ आती हैं, उनकी स्किल या फिर उनको न्यूट्रिशन, हेल्थ या फिर उनके जो भी मसले-मसाइल हैं, उनको लेकर काम होता है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने के लिए मिलती हैं कम्युनिटी में जब हम्म। आप जाते हैं, कि बहुत सारे मसाइल हैं जो औरतों के हैं, और हम्म। औरतों को उनके साथ जीना सिखाया जाता है। हम हमेशा जब भी बेटियों की परवरिश होती है, उनको ये नहीं सिखाते कि बेटा, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे या तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करे, तो तुम्हें उसका मुँह तोड़ जवाब देना है या अपने लिए आवाज़ उठानी है। हमेशा सिखाते नहीं, तुम्हें ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, तुम्हारा पति तुम्हें ये कहता है तो तुम्हें सह लेना है, कोई बात नहीं है, पति है। हमें अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि आप भी उतनी ही इंसान हैं जितना आपका पति है, आपका भी समान अधिकार है, आपको भी समान सम्मान, हर एक अधिकार आपका समान है। चाहे हम धर्म, दीन के हिसाब से बात करें या फिर हम संवैधानिक तौर पर बात करें। और एक इंसान के रूप में भी हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्द को सारी चीज़ें मिल रही हैं, औरतों को क्यों नहीं बराबर मिल रहा है, या औरतों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, और औरतें नाइंसाफ़ी को क्यों मानती हैं कि यही सही है और हमारे साथ सही हो रहा है क्योंकि हमारे दीन में ऐसा लिखा है। हम्म। क्योंकि औरतों को गलत समझाया गया, औरतों को नहीं पढ़ने दिया हम्म। गया, औरतों ने दूसरों के मुँह से सुनी गई बातों से, या फिर हम कहें कि करेक्ट। दे फॉलोड अदर्स ओपिनियन, और उनको सच मानकर वो अब तक अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी को एक्सेप्ट कर चुकी थी, और वो उनको उस शेल से बाहर निकालना, उनको समझाना कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपको इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो कोर्ट जाते हैं, किसी की ट्रिपल तलाक हो गई, उसके पति ने निकाल दिया, दूसरी बीवी ले आया, उनको एक नमक कम होने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया, दहेज ना मिलने की वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर, लड़की गर्म जो नहीं थी हमने प्रॉपर तो डॉक्यूमेंट कर बनाया दिया। था। हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली, तो जब हम देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों के पास जाते थे, महिलाओं से मिलते थे, सबकी अलग-अलग कहानियाँ थी, और मसला यही था कि औरतों के पास जानकारी कम थी, वो गलत को सही यस। मान बैठी थी, और उनको उस स्टेज पर लेके आना कि वो अपने बारे में बात करें, ये अब एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन हम कहें कि हम लोगों ने शुरुआत की, और बहुत लंबे समय से जी इस वक़्त जी। पे इस मुद्दे पर महिलाएँ काम करती आई हैं, और सरकार ने इस मुद्दे को समझकर
कानून बनाया ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिसको लेकर हम काम करते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड मैं एक उसी पे आ और अहम मुद्दा है। हम्म मुझे मुझे लगता है कि महिलाएँ एक चीज डिज़र्व मैं बोलना करती हैं चाहूंगा, भारत की हर एक एक चीज मैं जी। बोलना चाहूंगा अंबर, हम लोग जब मिलते रहते हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स में भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं हो जाती है जी, मुलाकात। तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो मौलवी टाइप के होते हैं, वो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, वो 5-6 मौलवी हैं, वही आते हैं टीवी पे घुमा घुमा के। तो वो जब आपको देखते हैं तो वो आपस में एक तरह से आपस में भी जो बातचीत करते हैं, अगर हम ग्रीन रूम में भी बात करें या कभी भी, और एक जनरल आपको भी सुनने को मिलता होगा कि अरे ये तो मुस्लिम है, फिर भी मुस्लिम ही के विरुद्ध बोल रही हैं, इनके हिसाब से मुस्लिम ही के विरुद्ध बोल रही हैं भाई। ये शरिया के खिलाफ बोल रही हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हैं, ये हमारे ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोल रही हैं, ये हमारे ही खिलाफ बोल रही हैं कि हमारे जो आए थे, हालांकि वो उनके पूर्वज नहीं थे, मेरा तो मानना है, और हम सबका डीएनए से भी प्रूव होता है ऑफ़ पूर्वज नहीं किए कोर्स। थे। पर उनका कहना है, बताओ ये हमारे मुगल शासन के बारे में ये बोल रही हैं, हमारे मुगल आर्किटेक्चर और इन सब चीजों के बारे में ये बोल रही हैं कि हमने ये क्रूरता करी, हमने ये किया। तो ये आपको एक तरह से दिखाते हैं, आपस में सोचते हैं कि आप अपनी ही कम्युनिटी की दुश्मन है। तो ऐसे में आपके लिए मेरे हिसाब से इट मस्ट बी अ वेरी ब्रेव डिसीजन कि भाई आई विल स्पीक द ट्रूथ, किसी को बुरा लगता है तो लगे। और इसको आप कैसे काउंटर करती हैं जब लोग बोलते हैं अरे ये तो इस्लामी के खिलाफ हो गई हैं ये? तो इस पे आपका क्या मानना होता है, जनरली आपका क्या देखिए ओपिनियन? मैं ऐसे लोगों को इग्नोरेंट ही समझती हूँ, नासमझ समझती हूँ, हम्म जो शायद जिन्होंने जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, हम्म सिर्फ़ दाढ़ी टोपी लगाकर बैठकर खुद को हम्म इस्लाम का रिप्रेज़ेंटेटिव बताते हैं। हम्म जबकि इस्लाम कहता है कि आप हक़ और सच्चाई के लिए आप लड़िए और जहाँ तक भी हो सके आप सच्चाई और हक़ के लिए बात कीजिए। और मुझे लगता है कि मैं एक सच्ची मुसलमान होने का अपना फ़र्ज़ पूरा करती हूँ कि मैं हक़ के लिए और सच के लिए बात करती हूँ। चाहे उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट क्यों ना अदा करना पड़े, वो करना हमारा फ़र्ज़ है। और जब हम बात करते हैं इस्लाम की या शरीयत की, अगर शरीयत की बात की जाए करंट टू बी प्रिसाइज़ तो शरीयत ऐसे ही है जैसे कि हम अपने देश में संविधान करेक्ट। जो होता है संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं समय-समय पर, लोग समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो भी बदलाव समाज में आते हैं, तो संवैधानिक हमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। शरिया भी ऐसे ही अगर हम उसको देखें पैरेलली तो वो एक ऐसा सिस्टम है जो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाया हुआ एक हम्म निज़ाम है, जिसमें लोगों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। वो कानून ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बदला जा सकता। हम्म और शरिया की अगर एक और मैं बात करूँ तो शरा के जो भी कानून हैं, वो बहुत सारे जो इस्लामिक या मुसलमान देश हैं, हम्म उनमें एक जैसे नहीं हैं, सब जगह अलग-अलग हैं। बिल्कुल तो ये अपने बिल्कुल। आप में इस बात का सबूत है कि शरिया कोई अक्षरशः नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और ऐसे तो फिर शरिया के हिसाब से अगर हम जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर शरह में या कुरान में तो ये भी है कि आप काफ़िरों के देश में ना रहें, अगर काफ़िरों के देश में तो आप वहाँ से हिजरत कर जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो लोग ये समझते हैं और मैं इनफैक्ट करण मैं उनकी गलती नहीं मानती हूँ। हम्म उनको जो समझाया गया है पिछले 76-77 सालों में लगभग, हम्म हम्म उनके दिमाग में ये डाला गया है कि आप लोगों ने शासन किया, आप लोगों के साथ गलत हुआ, हम्म आप लोग अभी भी खतरे में हैं। तो ये 70-75 सालों में जो डर, जो चीज़ें दिमाग में डाली गई हैं, वो हम्म इतनी आसानी से उनको हम उनके ज़हनों से नहीं निकाल सकते हैं। हम लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा और करेक्ट। एक बदलाव के लिए आपको एक बहुत लंबे अरसे तक एक प्रॉपर एक्टिविज़्म, मुझे एक बदलाव एक दिख रहा प्रॉपर है, हैमरिंग की ज़रूरत होती है। मुझे बदलाव अंबर, जैसे आप जैसे लोग और आए। मुझे कोई अगर ये कहता है इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा और इन सब के जी। अगेंस्ट काम करते थे, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी। तो वो एक हम्म। बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो जो कुछ भी बोले लेकिन मुझे पता है कि मैं दिल से मैं एक अच्छा सही काम कर रही हूँ और जस्टिस के लिए काम करती हूँ। जी। और मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, जैसे के मोहम्मद साहब हैं, के मोहम्मद इज जी, वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने 1976 में कह दिया था कि इसके नीचे मंदिर के अवशेष दिख रहे हैं मुझे। एब्सोल्युटली। एंड उनको काफी प्रेशराइज किया गया, और उनकी एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरह से एक राय बन गई थी कि ये जगह हिंदुओं को दे दी जाएगी क्योंकि उनके ये इतने प्रिय है। हुँ, पर उस हुँ, टाइम के जो बुखारी और ये सब थे, उन्होंने बीच में आके ब्रेन वॉश किया, फिर लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस ने भी अलग सलत बातें करी विच वर टोटली एक्सपोज्ड कोर्ट के अंदर। और एब्सोल्युटली। आज हुँ, के मोहम्मद साहब की मैं एक स्टेटमेंट अभी पढ़ रहा था, जो कि बड़ा मैं भावुक हुआ हुँ, सुन के कि इतनी एक ऑनेस्टी और इतनी एक मैग्नानिमिटी है उनके अंदर। वो आज मध्य प्रदेश में कई मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं, बटुश्वर मंदिर के पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि मेरा ये मानना है
कि मेरे जो पूर्वज थे या नहीं थे, मैं तो उनसे नहीं एसोसिएट करता अपने को, बट फिर भी जो भी थे, उन्होंने मंदिर तोड़े और क्रूरताएं करी। और मेरा ये चुपके से एक पश्चाताप है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, जबकि उन्हें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं मानता हूं। ये बात मैं बहुत बार मैं भी बोल चुकी हूँ करण के अच्छा। मुझे लगता है कि जो हम्म। कुछ भी पास में हुआ है, क्योंकि राम मंदिर पे आज से नहीं बहुत अरसे से बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, और मैं जी। शामिल होती आई हूँ बहुत ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुसलमान समाज के ऊपर जिम्मेदारी है जो भी हम्म। पास में हुआ। चलिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत बन गया, संविधान बना, एक जी। तरह से सब कुछ रीसेट हो गया। अब हम्म। जब रीसेट हो गया तो मैं ये सोचती हूँ कि चलिए जो हमारे पूर्वजों ने किया उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है, लेकिन जो हम्म। सही हो सकता है वो तो हम कर सकते हैं ना। वो बिल्कुल। हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो हम लाखों मंदिरों की बात ना करें, लेकिन कुछ जो दो चार तीन तीन चार चार चुनिंदा बड़े जो है। पवित्र स्थान है, जो बड़े स्थान जिनकी मांग एक बड़े वर्ग की तरफ से होती है, एटलीस्ट पे कोशिश की जाए और मुस्लिम समाज की तरफ से एक वॉलेंटरली एक स्टेप उठाया जाए कि चलिए जो राम मंदिर के समय शायद मिस हो गया, उस वक्त नहीं हुआ तो आज भी मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल। जिन इस्लामिक अगर हम एथिक्स के ऊपर भी बात करें तो किसी भी लूट पाट की जगह पर, झगड़े की जगह पर जो भी लिटिगेशन की प्रॉपर्टी है वहां पर मस्जिद नहीं हो सकती। तो हम्म। हम जहां पर भी जरा भी शक है, और इस तरह की हदीस और एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि अगर कोई भी लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी है, वहां से इमीडिएटली आपको छोड़ना होगा और आप वहां पर नहीं नमाज अदा कर सकते। तो हम्म। किसी भी आप सिद्धांत को देखते हुए जी। ये जिम्मेदारी मुसलमान समाज को लेनी चाहिए, लेनी होगी। और हम्म। मुझे लगता है कि अगर खुद से किया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश के जो मेजॉरिटी है, हिंदुओं हम्म। की मैं बात करूंगी, बहुत ही बड़ा उनका दिल है कि मेजॉरिटी होने के बावजूद भी 500 साल तक इंतजार किया, जी। और संवैधानिक तरीके से उन्होंने राम मंदिर को हासिल किया है। जी। हालांकि जबरन भी कर सकते थे, लेकिन ये भारत का कैरेक्टर नहीं है कि हम्म। जबर करना, जबरदस्ती करना, लूट-पाट करना या कुछ भी जबरदस्ती हासिल करना। और ये भी एक बात है कि अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें करण, के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो हम्म। हिंदुओं को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने जो उनके धार्मिक स्थान हैं बिल्कुल। उनको बिल्कुल। जाकर उनका उन पे अधिकार हासिल कर सकें। ये भी मतलब जो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम है उसके अगेंस्ट है कि आप विक्टिम को कह दें कि आप अपनी बात कोर्ट तक ना नेचुरल ले आएँ। तो जस्टिस मुझे के लगता विरुद्ध है ये बात कि बिल्कुल आप एब्सोल्युटली। मैं एक जी, चीज तो ये पूछूंगा सारी आपसे। चीज़ें हैं। जी 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 अंबर, मैं जी। एक चीज, क्योंकि राम मंदिर की बात हुई, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजा है। इतने सालों के बाद फाइनली लीगल रूट के थ्रू ये चीज सेटल होती है। और हुँ। मैं समझता हूं अब जो हो गया उसको छोड़ के इस समय एक ऐसा समय है जब हम सबको यूनाइट होना चाहिए। इट शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, बिकॉज राम, मेरा मानना है, सबके हैं। कोई उनको भगवान एब्सोल्युटली, मान सकता है, कोई उनको, पर आदर्श वो हम सबके हैं। बाबर तो नहीं हो सकता आदर्श भाई किसी का एब्सोल्युटली। भी, है कोई ना? कोई भगवान माने, कोई पैगंबर माने, लेकिन राम तो सबके हैं। मतलब वो आदर्श तो होने ही होने हैं, और भारत की आत्मा का एक बहुत बड़ा सिंबल है ही है राम। ऐसे जी। में कई लोग, कांग्रेस के, आरजेडी के, अभी जितेंद्र अलावत ने कहा, किसी ने उनको मांसाहारी कह दिया, किसी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सुन रहे हैं रोज के रोज स्टेटमेंट्स क्या आते जा रहे हैं। कांग्रेस ने मना कर दिया कि हमें नहीं इंटरफेयर करना, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, उन्होंने बोल दिया। जब उन्होंने शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था, तब पर्सनल मैटर इन्हें नहीं लगा था, तब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना था उसमें। बट खैर, एनीवेज, आप क्या सोचते हैं इस समय, कैसे लोगों को इस समय एक होना चाहिए, एंड व्हाट डज इट मीन टू यू? आपको कैसा लगता है जब आप सोचती हैं कि 500 साल के स्ट्रगल के बाद हिंदू कम्युनिटी को, और मेरा मानना है भारत को, मेरा तो ऐसा मानना है, उनको जब राम मंदिर मिल रहा है, क्या ये आपके लिए भी एक भावनात्मक पल है? दो आप हैं मुस्लिम, बट क्या आपके लिए भी एक भावनात्मक पल है? मैं आपसे जानना चाहूँ। एब्सोल्युटली। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, या ऑनर्स कहा जाए मुस्लिम समाज के ऊपर। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल बनने वाला है 22 जनवरी। और असल में दिवाली एक तरह से मनने वाली है भारत में एक बार फिर से, और एक ऐतिहासिक दिन है। और जिस पल का इंतजार भारत ने
500 साल तक किया, वो दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है और मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं ये दिन अपने जीवन काल में देख रही हूँ और आप भी उसमें शामिल हैं और हमारे जैसे कितने करोड़ों भारतीय हैं कि हम ये सब होते हुए अपने जीवन में देख रहे हैं। जो सपना कितने ही हमारे पूर्वजों ने देखा, स्ट्रगल की कि राम मंदिर बने और आज वो राम मंदिर बन रहा है, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक और एक ऐतिहासिक पल है पूरे देश के लिए। लेकिन मैं कांग्रेस की और जो अपने जितने भी ये सेक्युलर पार्टीज हैं उनकी बात की या विपक्षी खेमा कहना चाहिए, इनकी तरफ से लगातार जब से ये राम मंदिर का मुद्दा हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब से कह रहे हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, ये बीजेपी आरएसएस का मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी आरएसएस का मुद्दा नहीं है तो फिर आप इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल क्यों नहीं है? अगर राम आपके भी हैं तो फिर आपने कोर्ट के अंदर 12-12 वकीलों की फौज क्यों उतारी थी ये कहने के लिए कि भगवान राम तो काल्पनिक है। तो ये कौन सा मुंह लेकर आते हैं, कौन से मुंह से कब कौन सी बात करते हैं, तो रावण से भी मतलब आगे निकल गए कि 10 सर वाले 10 मुंह से अलग बात करते हैं। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी मुझे लगता है जो शायद हो सकती है उनके अंदर। वैसे तो शर्मिंदगी नहीं होती है, अगर शर्मिंदगी होती तो शायद इस ऐतिहासिक पल में शामिल होते और इस पर राजनीति ना करते, क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। और वैसे भी अगर हम मुसलमानों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 80-90% मुस्लिम वो हैं जो नेटिव इंडियंस हैं और बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। तो हमें कभी भी अपने रूट्स को, अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए और ये सम्मान। और वैसे भी हम अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर पैगंबर इस है। धरती पर आए और सभी पे सब हम मुसलमान ईमान रखते हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, और सबको सम्मान देते हैं, उनको मानते हैं सम्माननीय। और तो उस नाते भी मुझे लगता है कि ये हमारा जिम्मा है कि हम इस दिन का स्वागत करें और एक जी। सेलिब्रेशन के साथ इस दिन को मनाएं। मेरे एक बात नहीं समझ आती अंबर कि जिन जी। मुल्कों से इस्लाम आया वो तो लिबरल होते जा रहे हैं। ठीक, अभी हमने स्मृति ईरानी एब्सोल्युटली। जी को देखा मदीना में। ठीक, मैं भी ये कोई कल यही बात कर रही थी, कोई इनफैक्ट एक डिबेट पे भी। बुर्का नहीं, कोई हिजाब नहीं, कुछ नहीं, और मस्जिद के पास ही थी और हम्म। बिल्कुल अच्छे से घूम रही थी और वहां के लोग वेलकम भी कर रहे थे। और हम्म। पाकिस्तान पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को सर्टिफिकेट दे दिया कि अब आप भी सही इस्लाम के अनुयायी नहीं है। ठीक है ना। हम्म। और यहाँ पे भी कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात कर रहा था कि अरे ये कैसे ऐसे कर। तो ये कैसे हो हम्म। गया कि देखते ही देखते जहां से इस्लाम आया वहां तो मस्जिद भी बन रही, मंदिर भी बन रहा है अब यूएई में। यूएई में एक बहुत शानदार मंदिर बन रहा है। एब्सोल्युटली। और ये, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। जी जी, ये कैसे हो गया यहाँ पर, हम लोग कैसे ऐसे हो गए। जी देखिए करण, हम जब भारत और मिडिल ईस्ट की पूरे की बात करें तो उसके संबंध आज से नहीं है, सदियों पुराने हैं। और हमारा सिर्फ तेल का और सिर्फ हज का ही रिश्ता नहीं है, बहुत गहरे रिश्ते हैं। ट्रेड की बात की जाए, स्ट्रेटेजिक टाइप्स हमारे हैं, पार्टनरशिप है। और हम लोगों का एक दूसरे को लेकर, अगर हम सऊदी अरेबिया में या जितने भी इस तरह के ममालिक हैं उनकी बात करें, तो भारत को लेकर एक फैसिनेशन उनके अंदर हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को लेकर रही है। और जिस तरह से एक भारतीय होते हैं उसको लेकर भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के लोग बड़ी संख्या में भारत में हैं, 25-27 लोग भारत से सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। जी। हमारा एक पूरा बड़ा हिस्सा है जो उनको एक वर्क फोर्स के रूप में सपोर्ट करता है। दो हमारे पास रेमिटेंस आते हैं, लेकिन हम्म। अम, हम हमारे लोग वहां पर काम करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब काम करते हैं और दूसरे भी मुल्क के लोग काम करते हैं, तो दोनों के प्रति जो भावना है, जिस तरह की सोच है, वो बहुत ही उसमें अंतर देखने के लिए मिलता है। भारतीयों के प्रति बड़ा सम्मान है, वो उन पे भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के ऊपर उनको कोई भरोसा नजर नहीं आता। इस ये बात मैं करण आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इस वजह से नहीं है कि क्योंकि ये भारत के मुसलमान हैं, वो पाक मुसलमान तो पाकिस्तान के भी, लेकिन जी भारतीय मुसलमान है, भारत है, इसमें हिंद है। वो पूछते हैं कि आप हिंदी हैं, क्योंकि देखने में तो हम सब एक जैसे ही लगते हैं, पाकिस्तानी और इंडियंस। तो जी। दे कंफर्म कि हिंदी, हिंदी। व्हेन यू से कि यस हिंदी, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा, देन दे आर रिलैक्स कि आप हिंदी हैं तो यू आर ट्रस्टवर्दी। तो ये भारत के साथ जो भरोसा आता है, ये भारत के सभ्यता, भारत की ये सदियों से है। ये भारत ने वो भरोसा कायम रखा है अपने नहीं, बट कर्मों से। यहाँ पे जो लोग हम हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, जी। पढ़े लिखे लोगों को मैं जानता हाँ, हूँ। मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ, अब पढ़े मैं वहीं पे लिखे आ रही हूँ। लोगों में देखिए, इतनी नफरत है कि हाँ,
वो ज्यादा कट्टर हैं देन जो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, मैं ये करण बात उसी है। बात पे आ रही हूँ। अब जी देखिए, जी। हमने देखा कि इन जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ पर हमने कट्टरवादिता देखी है, खासतौर से महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बड़े सख्त कानून रहे, एमबीएस या को हम देखें सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएई की बात करें, सब जगह हमने पिछले कुछ दशकों में बड़ा बदलाव होते हुए देखा है। इनफैक्ट अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ यूएई के बीच में और जितने भी और मुल्क हैं इनके बीच में। इनफैक्ट अब सऊदी भी के साथ भी होने वाला था और लेकिन ये जंग हो गई। लेकिन ये है कि जो सारी चीज़ें हम नहीं सोच सकते थे, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो इसलिए कि उन्होंने देखा और ये महसूस किया कि कट्टरवाद से कहीं पे भी आप नहीं पहुँच सकते हैं। हम्म, फ्यूचर क्या है, हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हम्म, हमें कारोबार करने हैं, हमें आस-पड़ोस के मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है तभी रिश्ता कोई भी टिक सकता है। एक तरफ़ा आप जबरन किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। और भारत की बात की जाए या यूएई पूरा या मिडल ईस्ट की बात की जाए, भारत और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते हैं और उनको पता है कि कट्टरवाद से कहीं कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट जब हम एमबीएस के कुछ इंटरव्यूज़ की बात करें 2018 में या कई सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है और इनफैक्ट हदीसों के हवाले से भी उन्होंने बोला है कि कई सौ साल बाद हदीसें लिखी गई, तो उनकी ऑथेंटिसिटी पे उन्होंने सवाल उठाया, जिसके बाद भारत के मुसलमान को कह देते हैं कि वो कौन है? वो कौन है? मतलब ज़रा सोचिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हम्म, क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो ये बात कहते हैं जहाँ से इस्लाम निकला सऊदी अरेबिया से, उनके बारे में ये बात कह सकते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोग कौन से खेत से निकल के आए हैं? हम तो भारतीय मुसलमान ही हैं। हम्म, जो वहाँ से हैं उनको कहते हैं नहीं ये तो मतलब ये तो जूस के स्टूज हैं या उनके हम्म, रखे हुए हैं, उनका उनके लिए काम कर रहे हैं। जो पीस की बात करता है, जो अपलिफ्टमेंट की बात करता है, जो फॉरवर्ड आगे बढ़ने की बात करता है, उसको कह देते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। ये सबसे सबसे सस्ता ये हथियार है, हम्म, निकाल दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और लोगों को भड़काना भी आसान हो जाता है, लेकिन ये बदलाव हम अपने देश में देख रहे हैं क्योंकि हम्म, आपने शाहबानो के केस की बात की। जी, शाहबानो के वक़्त में सोचिए अगर उस वक़्त में ये फैसला ना पलटा जाता, उस हम्म, वक़्त में अगर ये बदलाव हो गया होता, तो आज हमारे देश की महिलाएँ कितनी स्ट्रॉन्ग होती, कितनी मज़बूत होती। बिल्कुल। लेकिन जो भी हुआ, देर से ही सही लेकिन वो इंसाफ मिला महिलाओं को और मुसलमान समाज के साथ जो छल हुआ सेक्युलर पॉलिटिक्स के हम्म, नाम पर, हम्म, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत को बनाया गया, लेकिन सेक्युलर और सेक्युलरिज़्म वो देख लेकिन नज़र नहीं आ रहा उस सेक्युलरिज़्म में मुस्लिम महिलाओं को समानाधिकार नहीं दिया जा सकता था, तो ये इस तरह की सेक्युलरिज़्म रही हमारे देश की। लेकिन मुसलमान समाज को ये समझ में आया कि हमें किस तरह से सेक्युलर पार्टीज़ ने सिस्टमैटिकली अनपढ़ बनाकर रखा, हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट बनाकर रखा कि आप कम पढ़े-लिखे रहें, आप छोटे-छोटे मज़दूरियों के काम करते रहें, आप शिक्षा से दूर रहें, आप वोट बैंक बन के रहें, आपकी महिलाओं को सिर्फ़ आप वो हेड काउंट बना के रखें कि जहाँ उनके मियाँ, उनके घरवाले बोलेंगे, हम्म, वोट डाल के आ जाएँगी। आज वो महिलाएँ उनको व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व को समझकर उनके मसलों को, मुद्दों को एड्रेस करके मौजूदा सरकार ने उन मुद्दों पे काम किया। उनको समझा कि हाँ, ये इनका ओपिनियन है, इनके भी अधिकार हैं, इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए। वो वोट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में नज़र आता है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हालाँकि मुसलमान समाज को लेकर ये कहा जाता रहा है कि अरे! ये तो बीजेपी जो है मुसलमानों की दुश्मन है, मोदी तो आएँगे तो पता नहीं लोगों को उठाकर सरहद के पार फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म, डराया जा रहा था जब 2014 में सारा रिज़ल्ट आया और ये डिक्लेयर हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, तो मुसलमान समाज के अंदर एक ऐसा खौफ फैला दिया गया था कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया ये आज हमारे सामने है और ये बात मुसलमान समाज को समझ में भी आई है कि हमारा हक अधिकार जो सरकार दे वो हमारी दोस्त है। ना कि वो कि जो मीठी गोलियाँ खिलाकर आपको सिर्फ़ आपकी बीमारी दूर ना करे, आपको खुद बीमारी बना के रखे। तो ये फ़र्क आप साफ़ है क्या और सोचते हैं? ये देखिए, फ़र्क समझ मुस्लिम में आ रहा है। महिलाओं में तो एक हम लोग सबको लगा कि धीरे धीरे चेंज आ रहा है सोच हुँ, का। एंड वो जी। समझ रही हैं कि काफी हम लोग को एक वॉइस भी मिली, काफी काफी बेनिफिशियरी स्कीम्स की भी अगर मैं बात करूं, बहुत भारी लाभार्थी जी, बनी। एब्सोल्यूटली। बट मैं मुस्लिम मेन की बात करूंगा। मैं हुँ, अंबर ऐसे ऐसे, मैं लखनऊ से आता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे काफी मुस्लिम दोस्त रहे और आज भी हैं, जो हुँ, आईआईटीज और इस लेवल पे पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुँ, हैं, एनआईटी से पढ़े हैं, और उनकी सोच बहुत कट्टर है।
बहुत ज्यादा कट्टर है, मतलब इतनी कट्टर है कि उनकी जब शादी हुई तो दे इंसिस्टेड कि द वुमन शुड बी इन अ हिजाब। ठीक है, दे गॉट एग्रेसिव जब उसने रिवोल्ट किया। मैं उसकी उसकी सोच जानना चाहता हूं कि वो पढ़ लिख भी गया, वो गाने भी सुनता है वेस्टर्न, वो फिल्में भी देखता है वेस्टर्न, वो हॉलीवुड भी जाएगा, बट उसको जो शादी उसने करनी है उसमें उसको चाहिए कि हिज वाइफ उसकी सुने और हिजाब में रहे। ये माइंडसेट मेरे नहीं समझ आता जब तक ये नहीं हटेगा। मतलब एजुकेशन भी मिल गई उसे, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई उसे, सब कुछ मिल गया, ये कैसे हटेगा माइंडसेट? आप क्या सोचते हैं? करण, जब तक आप भी यूपी से आते हैं, मैं भी यूपी से आती हूँ, और हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की मशरूमी है, गली मोहल्ले में हर जगह मदरसा है। हम्म। और जो उस मदरसे में पढ़ाने वाले लोग हैं, क्योंकि जो फुल टाइम मदरसे में पढ़ते हैं और जो बच्चों को कुरान में पढ़ाते हैं, जो हमारी तरह बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन कुरान और दीनियात वगैरह सब कुछ सिखानी पड़ती है, तो वो ही मसले मसाइल और जो फतवे होते हैं वो बताते हैं कि औरत के लिए क्या उनके दायरे हैं, औरत का सर ढका ही होना चाहिए, औरत का अगर बाल भी दिखेगा तो उसको हम्म। जहन्नुम में पकोड़े तले जाएंगे, और जो औरत अपने बाप भाई की बिना इजाजत के, पति की बिना इजाजत के घर हम्म। से बाहर निकल जाएगी तो उसको तो वो तो ऐसी औरत है, वो वैसी औरत है। तो मर्द के दिमाग में हमेशा ये डाला जाता है कि औरत तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो भैंस बकरी की तरह है, आप उसके मालिक हो, हम्म। आपकी इजाजत के बिना ये कर देगी वो कर देगी तो वो तो जहन्नुमी है, वो तो ऐसी हम्म। वैसी औरत है। बड़े आप बड़े गंदे गंदे टाइटल्स होते हैं जिनका मैं जी जी इस्तेमाल नहीं जी। करना चाहती। हम्म। तो इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। तो मर्द को तो यही लगता है कि भाई मैं तो मालिक हूँ, मैं तो राजा हूँ, ये कैसे तो मैं चेंज जो होगा? बोलूंगा वो। ये चेंज कैसे ये होगा? चेंज ये चेंज तब होगा जब तक मदरसों के ऊपर सरकार लगाम नहीं लगाएगी, और हम्म। उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, जो उनका करिकुलम है, हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी मदरसा, चाहे वो आप देवबंद की बात करें या फिर लखनऊ में भी बड़े मदरसे हैं, जी जी। अलग अलग हमारे पूरे प्रदेश में बहुत सारे मदरसे हैं। सरकार के फंड से, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है मदरसा एजुकेशन के लिए, बहुत सारे अनरिकग्नाइज्ड मदरसे भी हैं। हम्म। तो उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो उर्दू की किताबें होती हैं, सरकार को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, किस तरह के माइंडसेट तैयार कर रहे हो। जो हमारे भारतीय लोग थे जहाँ पर हमें हिजाब बुर्का नजर नहीं आता था कुछ दशक पहले, हम्म। आज हर जगह इनफैक्ट औरतें दस्ताने मोजे भी होती हैं, मैं अगर आंखों के बात ऊपर करूं जाली आपसे लगी अंबर, होती है। जितने प्राइम मिनिस्टर्स या जैसे बेनजीर भुट्टो आई, बेनजीर भुट्टो से जी, उनमें से किसी के ऊपर नकाब नहीं था। जहां तक कि सऊदी अरेबिया में जब मोहम्मद साहब की फैमिली को भी अगर ट्रेस किया जाए, उनमें भी कोई नकाब पोश नहीं है। नकाब तो है ही नहीं हाँ। इस्लाम में, फेस का हाँ। तो पर्दा ही नहीं है। हाँ। कुरान में, इस्लाम में अगर पर्दे का ज़िक्र होता है तो उसमें हम्म। बुर्का की बात नहीं होती, पर्दे का, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, ट्राइबल जी। लोग थे, लोग कपड़े नहीं पहनते थे। तो उस वक़्त में था कि आप अपने जिस्म को ढक के रखें, डिसेंट अटायर पहने, हम्म। आपने कपड़े पहने, मैंने कपड़े पहने, हम लोग डिसेंट कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। जी। बेहूदगी, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, आप तमीज़ के साथ रहें, ये बिल्कुल एक जो बिल्कुल। सोसाइटी में रहने का तरीका होता है। हम्म। ये मकसद है, उसमें आप अगर कह लें कि हमको आपको सिर्फ अरब का बुर्का ही पहनना है या ईरान का चादर ही पहनना है, तो ये नहीं है। आप कल्चर और रिलिजन को मिक्स कर रहे हैं। आपको कोई भी, आप भारतीय चुन्नी ओढ़कर भी सर पे आप डिसेंट लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको चुन्नी नहीं भी पहने, आपने डिसेंट कपड़े पहने तो भी आप डिसेंट लग सकते हैं। तो ये डिसाइड करना कि आपको यही पहनना है तो ही आप एक पॉइज़ मुस्लिम बनेंगे। जी। तो ये एक माइंडसेट तैयार किया गया है करंट सिस्टमैटिकली इतने सालों से, और इस पे लगाम सिर्फ सरकार लगा सकती है, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी हम इसको आपको एक इम्प्लीमेंट बात होते हुए बताऊं, देखें। मैं कई लोग जो सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सब मुल्कों से और अपनी अपनी एंसेस्ट्री कहीं और ढूंढते हैं, लीनिएज कहीं और ढूंढते हैं, और इस्लाम का हुँ, रखवाला किसी और मुल्क को बनाते हैं, अपने को नहीं बनाते हैं। हुँ, मार्क टली जो एक जी, बीबीसी के कमेंटेटर है, हालांकि बीबीसी से मैं इतना हुँ, फैसिनेट नहीं होता, पर उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात हाँ, कही। उन्होंने एक जी, आर्टिकल लिखा अपना सितंबर 2019 में, जी, आपसे मैं शेयर करूंगा। हुँ, उन्होंने कहा, मैं 26 साल भारत में रहा, मैं हजरत जी, निजामुद्दीन इलाके में रहा, और वहां ठीक जहां ये दरगाह थी उसी के सामने तबलीगी जमात का हुँ, ऑफिस था। किसी जी, और जी, मुल्क मरकज़ में, है। किसी और मुल्क में अगर ये चीज होती तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी होती, लड़ाई हो गई होती। पर भारत ही वो मुल्क है जिसमें इस्लाम के भी सारे फिरके हैं, और
वो भी अलाइव हैं, और बिल्कुल अलग अलग फिरके भी एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है, जहाँ मुस्लिम भी एब्सोल्युटली। अपने सारे फिरके सेलिब्रेट कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल, सच है। 16 आने एकदम सच्ची बात है और यही भारत की पहचान है और यही भारतीय कैरेक्टर है कि हम बहुत ज़्यादा हम में वो शक्ति है सहने की, सहन शक्ति हमारी है। हम हर इंसान को या फिर भारत के अगर हम इतिहास में चले जाएँ करण तो हर एक सताए इंसान को, हर एक सताई कम्युनिटी हैं। को भारत आश्रय ने दिया। आसरा दिया है और उसको अपना बनाया है और अपने अंदर सँभाल लिया है, यही भारत की पहचान है और आज भी यही होता है। तो यही भारतीयता है। और थोड़ा-सा इधर-उधर चले जाएँ, आपको नज़र आ जाएगा का कि कहाँ क्या होता है, जो हमें सेक्युलर होने के या हमें माइनॉरिटी पर ज़ुल्म करने के इल्ज़ाम लगाते हैं, वो अपने अंदर देख लें कि वो खुद के साथ क्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ अपना कंपैरिज़न करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम क्या हैं, ये पूरा विश्व जानता है। थैंक यू सो मच अंबर, मोर पावर टू यू। हम चाहेंगे आप और ऊंचाइयां छुएं, और शिखर बहुत छुएं धन्यवाद। उन्नति की। और हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहें, जब भी हम लोग को और किसी ज़रूर। चीज में मार्गदर्शन चाहिए होगा, आपसे हम लोग जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। अरे! थैंक यू। थैंक यू सो मच करण फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय हिंद।